दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये लेक्चर फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का है, ठीक है। और इस लेक्चर को चाहे आप सेमेस्टर परीक्षाओं की दृष्टि से देख रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हो, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखेगा, गारंटी ही वो कई सारे प्रश्नों को तो ऐसे चुटकियों में हल कर देगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। दोस्तों देर किए बिना हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड्स पर, पीपीटी पर, और आपको बारी बारी से प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों अपन लोगों का वीडियो लेक्चर यहाँ से शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ चुका है। और ये क्वेश्चन क्या है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपसे पूछा जा रहा है। तो जहाँ भी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी या जिसको हिंदी में कहते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कौन है, तो वो है स्टीफन हेल्स। कौन है भाई? स्टीफन हेल्स, ठीक है। आप इसको रट लीजिए या फिर कॉपी पे लिख लीजिए, जैसे हो आपको ये याद करना है। और ये जो प्रश्न है ये समझिए कि ये 7 करोड़ का सवाल है और इस प्रश्न को हर बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है जहाँ भी क्रॉप फिजियोलॉजी का जिक्र होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क कर दीजिए और कहीं हो सके तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कॉपी लेकर के अपने कॉपी पर इसका नोट्स बना लेंगे तो शायद उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, ठीक है। उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा और इसको लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसायन विज्ञान के पिता कौन है। भैया रसायन विज्ञान के पिता लेवुजियर जी हैं। कौन है? लेवुजियर जी हैं। आप भी इस प्रश्न को भी रट लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भाई देखिए इसमें क्या कर सकता है कोई, भाई ये तो नाम है, नाम तो याद करना ही पड़ेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट होता तो मैं उसको ऐसे समझाता ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाता, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आगे आएंगे भी, मैं आपको समझाऊंगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक विज्ञान के पिता कौन है। आपसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है दोस्तों, तो वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है उससे घबराना नहीं है, क्योंकि नाम जो है चाहे हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो उसका मतलब वही निकलता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ थियोफ्रेस्टस फादर हैं किसके? बॉटनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में प्रयोग करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। यानी दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाली प्रश्न है और जो स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा ये फिजियोलॉजी का पोर्शन तो उसको ये पता होगा हार्मोन वाला। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, ये जो है इथाइलिन हार्मोन ये डी ग्रीनिंग हार्मोन है, ठीक है। ये हरा रंग को धीरे धीरे खत्म कर देता है, इसलिए इसको डी ग्रीनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपसे री ग्रीनिंग हार्मोन भी पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा? री ग्रीनिंग, जो कि फिर से हरा कर देता है किसी फल को या फिर किसी पौधे को, वो होता है आपका साइटोकाइनिन। कौन होता है दोस्तों? वो होता है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। तो डी ग्रीनिंग के लिए या फिर फलों को पकाने के लिए इथाइलिन, ठीक है। इसको रट लीजिए, लिख लीजिए। और फलों को या फिर पेड़ पौधों को फिर से हरा करने के लिए साइटोकाइनिन का यूज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं एक रिचमंड लॉन्ग प्रभाव जो है वो साइटोकाइनिन हार्मोन से ही रिलेटेड है, ठीक है। रिचमंड लॉन्ग ये विज्ञानी के नाम पे ही है, ठीक है। और कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा जब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो बनाऊंगा तो। चलिए नेक्स्ट है, खरपतवारों को नियंत्रण करने में उपयोग होने वाले 2 पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है हार्मोन मतलब कई तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं और कुछ हार्मोन का प्रयोग करते हैं। सभी हार्मोन का काम तो लगभग अलग अलग ही है, लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? वीडीसाइड के रूप में, ठीक है, खरपतवारनाशी के रूप में। उन्हीं में से एक का नाम है 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या है दोस्तों? ये एक हार्मोन है। ये नहीं समझना कि ये केमिकल है कोई अलग से जो फैक्ट्री में, अच्छा तो ये बनाया जाता है फैक्ट्रियों में ही क्योंकि ये सिंथेटिक हार्मोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी साधारण जैसे केमिकल्स होते हैं ऐसे हैं। ये एक हार्मोन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को पूछा जाता है भाई कौन सा वो हार्मोन है जो खरपतवारनाशी का काम करता है, तो वो आपका है 2,4-D, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में यहाँ पे 2 पूछा जा रहा है। तो पहला है 2,4-D और दूसरा है आपका 2,4,5-T, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 2,4-D का मतलब होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-D का। और इसका होता है 2,4,5-T का
ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वानस्पतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। दोस्तों वानस्पतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली प्रश्न है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। वानस्पतिक विज्ञान में दोस्तों हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का। और वनस्पतियों को कहने से क्या तात्पर्य है, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी वो फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बायो है, ठीक है, जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजी आगे चल करके एक होता है आपका जूलॉजी, ठीक है, और एक हो जाता है आपका बॉटनी। ठीक है, तो इनके फादर भी अलग अलग हैं। तो जूलॉजी में हम लोग भाई स्टडी करते हैं जानवर्स का, ठीक है, एनिमल्स का, और बॉटनी में हम लोग करते हैं किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक पादप कार्यकी के संस्थापक कौन सा है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़ा नर्वस हो जाए। मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया था कि ये फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कौन है, ठीक है, वो है स्टीफन हेल्स। ठीक है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है आधुनिक पादप कार्यकी के संस्थापक कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, तो उसका आंसर भी आपको स्टीफन हेल्स ही देना है। ठीक है, इसमें नर्वस नहीं होना है। आधुनिक पादप कार्यकी के संस्थापक पूछे या फिर केवल पादप कार्यकी के पिता पूछे, आपको दोनों का आंसर स्टीफन हेल्स ही देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लिया जाए। नेक्स्ट है पादप कार्यकी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों पादप कार्यकी द्वारा किसका नियंत्रण करते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले पूछ लूँ कि क्रॉप फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है या फिर पादप कार्यकी विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, कार्यकी का मतलब क्या होता है, फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी प्लांट्स होते हैं उसका हम लोग कार्यकी पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं कि भाई पेड़ पौधे जो हैं वो उगते हैं तो उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, क्रॉप फिजियोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको क्रॉप फिजियोलॉजी के द्वारा किसको नियंत्रण करते हैं, तो पौधे के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई सारे हार्मोन्स हैं जो कि डालने पे, हार्मोन को छिड़कने पे क्या होता है, पौधे का वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कई हार्मोन ऐसे हैं जिसको छिड़कने से क्या होता है, पौधों का वृद्धि रुक जाती है। कई हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको छिड़कने से पौधों की वृद्धि काफ़ी बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे जिबरेलिन का नाम आपने सुना होगा। तो जो जिबरेलिन हार्मोन होता है, GA3 जिसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि देखिए GA3 तो ऐसे 100 से मतलब लगभग 100 से अधिक जिबरेलिन का प्रकार है, लेकिन जो GA3 होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे अधिक इसी को देखा जाता है। और GA3 एक ऐसा हार्मोन है ना जिसको छिड़कने से पौधों की जो लंबाई होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ये पौधों के जो होती है ना ये लंबाई ये काफ़ी बढ़ जाती है, ये नोड की हाइट को बढ़ाता है। और इसी तरह बात करें ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ना, वो ऑक्सिन हार्मोन का बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपके प्लांट के जो इंटरनोड होते हैं ना वो उसको छोटा करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखते जाइएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पादप कार्यकी के द्वारा नियंत्रण करते हैं, तो किसका, वृद्धि एवं विकास को, किसका, पौधों के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी। अब आने लगा दोस्तों ये बायोलॉजी वाला पोर्शन, ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आगे चल करके। और देखिए पूछा गया है कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन ये तो हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवित कोशिका का खोज किसने की थी, तो क्या फिर भी आप उसका उत्तर रॉबर्ट हुक ही दोगे, नहीं देना है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, और यूं कहें तो ये सिर्फ सेल वॉल यानी कोशिका भीति का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, मरे हुए कोशिका को खोजा था इन्होंने कॉर्क सेल में। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक है ना ये सिर्फ मृत कोशिका यानी डेड सेल को देखा था, और उसमें क्या देखा था इन्होंने, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको उन्होंने देखा था। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने जो किया, रॉबर्ट हुक साहब ने जो खोज किया था वो सिर्फ सेल वॉल था। ठीक है, जो कि ये ऐसे होता है, वो सिर्फ सेल वॉल था मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम कौन से वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल को खोजा था और उसके बारे में स्टडी किया था, तो दोस्तों वो थे आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है वो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था। कब किया था, तो 1776 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1776 में किया था। और इन्होंने अपने अध्ययन में जो ह्यूमन स्पर्म होता है, ठीक है, उसका स्टडी किए थे। ठीक है, किसका, जो मानव का जो
शुक्राणु होता है उसको इन्होंने देखा था, और दो कोशिकाओं को देखा था अलग अलग, लेकिन उसमें एक शुक्राणु भी शामिल था। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों देखिए क्या होता है, लेक्चर रिकॉर्ड करना इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर को अंत तक देखिएगा, तभी हमारा मेहनत सफल हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे चिल्लाने से तो सिर्फ होने वाला नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर 4 स्टूडेंट इस वीडियो को देखें तो उस चारों स्टूडेंट्स का शुरू से लेकर अंत तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर कहीं भी पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन सड़ दे उत्तर दे, एकदम तड़ाक से उत्तर दे। और मेरा इस लेक्चर को बनाने का मकसद ही यही है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे उससे इन सभी से रिलेटेड तो क्वेश्चन हर हाल में न छूटे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए ही कि अंत तक लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि PDF नोट्स आपको मिल जाए इन सभी लेक्चर्स का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ बातें हो जाएँ करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कोशिकावाद का सिद्धांत क्या है। अब दोस्तों आप क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ें और कोशिका के बारे में और कोशिका सेल थ्योरी के बारे में ना पढ़े तो फिर क्या ही मतलब है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, या फिर पूछा जा सकता है आपसे पेपर्स में कि व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है भाई, आखिर कोशिकावाद का सिद्धांत है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ तो कोशिका का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइडेन एंड स्वान 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1838 में कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिकावाद का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत और सिद्ध किया कि पौधे एवं प्राणियों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। देखिए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने उससे पहले क्या किया, उन्होंने सेल वॉल को खोजा था कॉर्क सेल में। ठीक है, कॉर्क टिश्यू में। और उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया, लेकिन तब पर भी किसी को ये पता नहीं था कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल्स हैं, जो प्लांट बॉडी है और एनिमल बॉडी है वो सेल से मिल करके बना होता है। तो इन दोनों वैज्ञानिक जो थे ना, स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने अपने प्रयोगों में ये सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई, जितने भी इस धरती पे एनिमल सेल हैं या फिर प्लांट सेल हैं वो सभी क्या है, एनिमल बॉडी है, एनिमल टिश्यू है, वो सभी क्या है, वो सेल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस थ्योरी में एक और है कि मतलब जो नए सेल का निर्माण होता है वो सिर्फ पुराने कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, 12th में तो थोड़ी बहुत आपको याद होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति सिर्फ पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। अब लीजिए ये क्वेश्चन भी आ गया। अब दोस्तों क्या, सेल थ्योरी तो एक्चुअली में दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, लेकिन सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन किसने किया था, तो विरकाउ ने किया था। किसने किया था, तो विरकाउ ने सेल थ्योरी को, यानी स्लाइडेन एंड स्वान ने जो भी थ्योरी दी थी उसको इन्होंने मॉडिफाई किया था, और उसमें मॉडिफाइड करके ये जो है ना, ये लाइन, इस लाइन को जोड़ा था इन्होंने। और ये क्या है, ये यूनिवर्सल लाइन है, इसको सभी को मानना पड़ा, और क्योंकि यही चिरंतन सत्य भी है। और लाइन क्या था, लाइन ये था कि कोशिका की उत्पत्ति सिर्फ पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने तो सेल डिवीजन का नाम सुना ही होगा। तो जैसे एक सेल है ना, इसमें माइटोसिस होगा अगर ये सोमेटिक सेल है तो। ठीक है, और माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी, बंट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो आपका जैसे ये हो गया सोमेटिक सेल, एक और होता है रिप्रोडक्टिव सेल, उसमें मियोसिस होता है। ठीक है, तो इसका कहानी बहुत तो लंबा है, मैं चूँकि क्या है ना कि ये सेल डिवीजन अगर कराने लग जाऊँ तो फिर ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग इतना समझ लीजिए सेल थ्योरी के बारे में जो भी यहाँ बता रहा हूँ। तो किस वैज्ञानिक ने बताया था कि कोशिकाओं की उत्पत्ति सिर्फ पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है, तो विरकाउ ने ये बताया था। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म शब्द को सबसे पहले किसने कहा। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, ये एग्रीकल्चर का और बायोलॉजी का पोर्शन में देखा जाए तो लगभग ये तो सभी जगह है, लेकिन यहाँ पे विशेष करके है कि भाई एक तो स्टूडेंट को ऐसे ही दिमाग में स्ट्रेस होता है कि भाई कैसे याद करूँ कॉन्सेप्ट्स को, और इसमें क्या होता है, किसी चीज़ का डिस्कवर किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया, उसका नामकरण किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया, तो ये स्टूडेंट के लिए और लोड की बात हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। ये जो प्रोटोप्लाज्मा शब्द है, प्रोटोप्लाज्म, इसको यूज किसने किया था दोस्तों, तो ये प्रोटोप्लाज्मा जो टर्म है, कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थों को प्रोटोप्लाज्मा के नाम से पुरकिंजे ने 1838 में पुकारा। यानी टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पुरकिंजे, किसके द्वारा, पुरकिंजे। आप चाहे जैसे भी हो, जितने भी नाम आपको बता रहा हूँ ना, नाम को तो रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है
और ताकि मेरा मेहनत सफल हो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ और चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि ताकि जो भी मैं बताऊँ आपको समझ में आए, क्योंकि दोस्तों मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो वीडियो को छोड़कर जाने लग जाते हैं कि भाई थोड़ा वो इंटरेस्ट नहीं आया तो, चूँकि मैं मसाला तो नहीं मिला पाता हूँ, वीडियो कॉमेडी वेमेडी कर देता तो आप लोग टिके रहते। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप लोग पढ़िए, क्योंकि पेपर नज़दीक है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें आपका क्रो फिजियोलॉजी पढ़ना हो, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करें जहाँ पे आपसे फिजियोलॉजी पूछा जाएगा, ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये एकदम बिल्कुल सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, उसमें आपको कुछ और चीज़ों कराऊँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट नाम कोशिका द्रव्य के लिए किसने किया। अब दोस्तों ये जो प्रोटोप्लास्ट है ना, ये कोशिका द्रव्य इसको कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो शब्द है इसको किसने दिया था, तो हेस्टिन ने दिया था। किसने दिया था, तो हेस्टिन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कार्य एवं संरचना की इकाई का नाम क्या है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग कोशिका पढ़ते थे बचपन में, तो कोशिका क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये भाई तो सबको ही पढ़ा होगा, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है या फिर पूछा जा सकता है कि भाई कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों डीएनए की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, आई होप कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दोगे। और आप लोग ये भी बताना कि वीडियो देखने में मज़ा आया कि नहीं आपको। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका भित्ति में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे होकर एक कोशिका की जीव द्रव्य दूसरी कोशिका से धागे के रूप में जुड़ा रहता है। इन धागों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जामों में भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मान करके चलिए यहाँ पे 2 सेल है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेल है, ठीक है। और जैसे ये कोशिका देखिए, मान करके चलिए कि ये इसका हो गया न्यूक्लियस, इसका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें कई सारे इसमें और ऑर्गेनल्स होते हैं। तो मान करके चलिए कि इस कोशिका में अगर कुछ भी जाता है, जीव द्रव्य में कुछ भी जाता है, तो ये जो धागे जैसे जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ शब्द आ जाए प्लाज्मोडेस्माटा तो क्या है ना, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई ये होता क्या है। तो ये 2 कोशिकाओं को जोड़ता है, और सिर्फ जोड़ता ही नहीं, ये जोड़ता इसलिए है ताकि उसमें जो आदान प्रदान हो सके। वैसे जोड़ने के लिए तो एक और होता है, जैसे मान करके चलिए कि ये एक कोशिका हो गया, ये एक कोशिका हो गया, और ये जो दोनों कोशिकाओं को जोड़ता है ना, जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसका कहानी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा में होता है और ये मिडिल लैमेला में होता है, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेला जो होता है ना दोस्तों, ये होता है 2 कोशिकाओं को जोड़ता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये कोशिकाओं में आदान प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो दोस्तों जीवन का भौतिक आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, यानी जीव द्रव्य है, ठीक है। इसको आपको रट लेना है, जैसे भी याद कर लेना है, क्योंकि क्रो फिजियोलॉजी भैया देखिए क्या है, क्रो फिजियोलॉजी पूछा जाएगा, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे दीजिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम दे दीजिए, इसके बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसका मैं गारंटी करता हूँ। और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब पेपर देना तब आकर के इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना कि भैया वो जो था वो एग्री मस्ती वाला बताया था और वहीं हुआ। नेक्स्ट है साइटोसोल किसे कहते हैं। तो दोस्तों साइटोसोल किसे कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ये थ्योरेटिकल है। कोशिका में कोशिकांगों के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे विकर, मंडकण, वसाकण, लवण, प्रोटीन आदि साइटोसोल कहलाते हैं। अब दोस्तों ये कोशिका है मान करके चलिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो कई सारे इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम होता है, ठीक है इसमें। और इसमें होता है डीएनए होता है आपका, उसमें केंद्रक में डीएनए होता है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा है साइटोसोल, तो इन सभी ऑर्गेनल्स को छोड़ करके जैसे एंजाइम्स हो गए, फैट हो गए, यहाँ पे लवण हो गए, प्रोटीन हो गए, इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोसेल कहते हैं, ठीक है, साइटोसोल कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, तो 1831 में की थी, ठीक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये समझिए कि 7 करोड़ का सवाल है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। भैया केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य काम क्या है, भैया तो सीपीयू ही तो सब कुछ है।
आपके जैसे मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो वही सेम चीज़ है। जैसे हमारा दिमाग काम, जैसे हमारे शरीर के लिए हमारा दिमाग है, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं का दिमाग क्या है, उसका केंद्रक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, केंद्रक का मुख्य कार्य अनुवांशिकी तथा कार्यकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, हमारे दिमाग करता है, ठीक है। इसी तरह कोशिकाओं के जो जितने भी काम होते हैं, जैसे अनुवांशिक तथा कार्यकी नियंत्रण करना, उन सभी का कार्य न्यूक्लियस करता है। और नेक्स्ट है, न्यूक्लियोप्रोटीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों न्यूक्लियोप्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी क्षारें पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डीएनए में कौन सी क्षारें पाई जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए डीएनए में दो, यहाँ पे बदल गया, देखिए यहाँ पे होता है डीएनए में दो एक वलय वाली क्षारें थाइमीन तथा साइटोसिन होती है, ठीक है। दो क्षारों वाली एडेनिन तथा ग्वानिन होती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे जो डीएनए होता है ना, उसमें पाया जाता है थाइमीन और साइटोसिन, ठीक है। जो टी होता है वो सी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एडेनिन होता है वो ए होता है जी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और जैसे ये हो गया ए, जैसे आपने देखा होगा, ये हो गया, ये जी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है आपका टी, ये सी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें ये सब डीप में पढ़ना है। फिलहाल आपको इतना बता दिया कि जो डीएनए होता है उसमें एटीजीसी होता है, ठीक है। आप लोग इतना याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आरएनए के अंदर कौन सी क्षारें पाई जाती है। तो दोस्तों आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है बस, जहाँ पे यूरेसिल आ जाए, ठीक है, यूरेसिल, तो यूरेसिल जो होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। यूरेसिल आरएनए, यूरेसिल आरएनए, इसमें भी आर है और आरएनए में भी आर है, इसको ऐसे समझ लेना है। नेक्स्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, वर्णी लवक क्या है। अच्छा, जब मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वर्ण या फिर क्रोमो, तो वर्ण कहने से वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है ना भाई, 7 वर्णों वाला। इसी प्रकार वर्णी लवक का मतलब मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो वर्णी लवक ऐसा लवक जो कि रंग प्रदान करता है। आपने सुना होगा, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। चूँकि मैं इस वीडियो को फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे पास भी डिजिटल पैनल होता तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा देता इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। अगर बात करें, देखिए लवक होता है ना, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते, उसको कहते हैं वर्णी लवक। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, उसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक होता है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट ही होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ये जो होता है ना ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। ये रंगहीन होता है, ये जड़ों की कोशिकाओं में पाई जाती है। और ल्यूकोप्लास्ट ये हो गया। और ये हो गया दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। चूँकि दोस्तों क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो हरे रंग प्रदान करता है। किसी भी पौधे में अगर आपको हरा रंग दिख जाए, उसका कारण क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्रोमोप्लास्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रोमोप्लास्ट ही पेपर में पूछा जाएगा, आपसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट भी पूछा जा सकता था। यहाँ पे देखते हैं, तो वर्णी लवक का बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त जितने भी रंगीन लवक होते हैं उन्हें वर्णी लवक कहते हैं। जैसे देखिए 3 लवक मैंने आपको बताया, वर्णी लवक, ठीक है, एक ये हो गया वर्णी लवक, एक होता है हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक। तो ये वर्णी लवक जो होता है, जितने पौधों में आपने देखा होगा, जैसे फल का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है, किसी का लाल हो जाता है, या फिर किसी प्लांट्स में भी आपने किसी पोर्शन को, स्पेशल पार्ट को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे तो अगर पौधे में हरे रंग के अलावा कोई और रंग होता है तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण उसका हरे रंग के अलावा कोई भी रंग मिलता है, ठीक है। और बात करें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट अगर हरा रंग दिख जाए पौधों में तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों वो रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अवर्णी लवक। देखिए यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में आ गया आपके सामने। ल्यूकोप्लास्ट क्या है दोस्तों, तो श्वेत रंग के अथवा रंगहीन लवक अवर्णी लवक कहलाते हैं, ठीक है। मैंने इसको पिछले स्लाइड पे भी आपको समझा दिया था। पौधे में जो जड़ वाले पोर्शन होते हैं ना, या फिर जहाँ भी रंगहीन है, जहाँ पे कोई रंग नहीं है स्पेशल, वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण है, ठीक है। और अगर कोई भी रंगीन है, जैसे लाल, पीला, कुछ भी हो गया,
हरा छोड़ करके, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट तो भाई आपको पता है क्लोरोफिल हरा होता है और हरी पत्तियों में होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल लगभग सिमिलर है, जिसके कारण पौधों को हरा रंग मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यहाँ पे ग्रह नहीं दोस्तों, यहाँ पे गृह होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे कोशिका का दोस्तों ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाली प्रश्न है, सभी लोगों ने इसको रट ही लिया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनेल्स को कहते हैं, तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का ये कैसा होता है आकार, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसके जो अंदर वाले होते हैं ऐसे ऐसे, इसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका स्लाइड खत्म होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये स्लाइड खत्म हुआ है, ठीक है। ये एग्री मस्ती का कंटेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 आप देख रहे थे, इसका पार्ट 2 आएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इन सभी स्लाइड्स का PDF आपको मिल जाए, तो स्टडी करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा, ताकि वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकूँ। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और हाँ, समाप्त करने से पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने तो कई स्टार्स को फॉलो कर रखा होगा जो खूब बढ़िया नाचते हैं, लेकिन आप मुझे भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इतना ही कहना था और इतना ही आपको बताना था। अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में आपको और कई सारी चीज़ों को बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता है और मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।